नमस्कार दोस्तों देश भर में लोकसभा का चुनाव कई स्टेजों में शुरू हो चुका है। कई जगह वोटिंग हो चुकी है और कई जगहों में ये वोटिंग आगे आने वाले समय में स्टेज वाइज होगी पूरे मई के महीने में। और 4 जून को इलेक्शन कमीशन द्वारा इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट घोषित होने के बाद दोस्तों एक पार्टी जो जीतेगी वो सरकार बनाएगी केंद्र में, और जो दूसरी पार्टियां नतीजों में पिछड़ जाएगी या हार जाएगी उनका पुराने तरीके से जैसा उनके पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है ईवीएम को कोसना शुरू कर देंगे, यानी कि ईवीएम का रोना रोने लग जाएंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या ईवीएम सच में हैक हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक चुनाव है। इस बार हमारे देश में 97 करोड़ वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या आप जिस प्रत्याशी को और जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं क्या वह वोट उसी को पहुंचता है, या ईवीएम हैकिंग के जरिए आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसके बदले आप जिसको वोट नहीं देना चाहते हैं उसके पास पहुंच जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूं इसी तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों ईवीएम पिछले काफी सालों से आप लोगों ने ईवीएम के बारे में अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से और अपोजिशन पार्टी के द्वारा उनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा ईवीएम के बारे में काफी सुना होगा कि ईवीएम हैक हो चुका है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईवीएम को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है अपने तरीके से रिजल्ट अपने फेवर में करने के लिए। बीते जितने भी इलेक्शन होते हैं अगर अपोजिशन पार्टी उस क्षेत्र में हार जाती है, उस स्टेट में हार जाती है, तो वो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है। ईवीएम के द्वारा जो वोट होते हैं उनको मैनिपुलेट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने फेवर में रिजल्ट कर रही है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ईवीएम का आखिर इतिहास क्या है, ईवीएम कब स्टार्ट हुआ। ईवीएम दोस्तों 1982 में इंट्रोड्यूस की गई इलेक्शन कमीशन द्वारा, और 1982 में पहली बार केरल में इसके द्वारा उपचुनाव कराए गए 50 बूथों में। लेकिन दोस्तों इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस वक्त पर रोक लगा दी गई, और 1989 में सरकार इसको संसद में पेश करती है इस बिल को, और इस बिल को पास करके ईवीएम को लागू कर देती है, यानी कि ईवीएम से चुनाव करने का अधिकार दे देती है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद दोस्तों कई जगह ईवीएम से चुनाव होने शुरू हो गए। ईवीएम के आने से पहले आपने देखा होगा मूवियों के माध्यम से या आपने रियल में न्यूज के माध्यम से देखा होगा, बिहार जैसे स्टेट में बूथ कैप्चरिंग के जो मामले थे वो काफी गंभीर मामले थे। वहां पे बूथ को पूरी तरीके से कैप्चर किया जाता था, और जो वहां मतदान पेटी होती थी जब बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते थे उन पूरी बूथों को लूट के मतदान की जो पेटियां थी उनको लूट लिया जाता था, और उनमें अपने मनमाने हिसाब से उनमें वोटिंग की जाती थी और रिजल्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता था। दोस्तों इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी बूथ कैप्चरिंग, उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे जो उस बूथ में जाते थे उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था। वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे जब वो किसी गांव के इलाके में या किसी बदमाशी क्षेत्र में जाते थे जहां बदमाशों का बोलबाला होता था, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी, क्योंकि वहाँ बदमाशों द्वारा पूरे बूथ को कैप्चर किया जाता था, पूरे बूथ को हड़प लिया जाता था, और वहाँ जो मत पेटियाँ होती थी उनको छीन लिया जाता था। आपने 1995 का बिहार इलेक्शन के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ मतदान की पेटियों को बदमाशों द्वारा छीन लिया गया था जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। और राज्य के कई जगहों पे रोडों में और कई खेतों में जो मतदान की पेटियां थी वो पाई गई थी, क्योंकि उनको पूरी तरीके से बूथ कैप्चरिंग करके लाया गया था, और मतदान में जो पेटियां थी उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने प्रत्याशी के फेवर में वहां पे वोटिंग की जा रही थी, और उसको इलेक्शन कमीशन द्वारा उस चुनाव को रद्द करना पड़ा और दोबारा से चुनाव कराना पड़ा। दोस्तों यही काफी परेशानियां थी जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक मशीन के द्वारा आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम जिस ईवीएम मशीन के जरिए, जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट करते हैं, आखिरकार वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम कैसे करती है, और उसमें हम जो 3 पार्ट देखते हैं आखिर उन 3 पार्टों का काम क्या होता है, और आखिर वो पूरी तरीके से काम कैसे करती हैं जिससे कि हमारा वोट कलेक्ट होता है और हमारा वोट काउंट किया जाता है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ईवीएम आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों दरअसल जो ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, जो मेन यूनिट होती है जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट शामिल होती है। इन दोनों यूनिट को दोस्तों एक 5 मीटर लंबी केबल
केबल से जोड़ा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है, और जो बैलेटिंग यूनिट होता है दोस्तों वो आगे कंपार्टमेंट में रखी जाती है जहां जाकर लोग वोट डालते हैं। दोस्तों जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो वोट डालने से पहले किसी भी जो पर्सन होता है, जो वोटर होता है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है, और उसके बाद ही जो वोटर होता है वो आगे बैलेटिंग यूनिट पर जाके कैंडिडेट को उसके चुनाव चिन्ह के हिसाब से नीला बटन दबा के वोट कर सकता है। ईवीएम के साथ इन दो मशीनों के अलावा जिनके द्वारा आप वोट करते हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है जिससे वो चालू करता है हमारी वोटिंग मशीन को, इसके अलावा भी एक मशीन अवेलेबल रहती है वहाँ पे जहाँ आप वोट करने जाते हैं, उसे कहते हैं वीवीपैट मशीन। दोस्तों 2013 से पहले जो इलेक्शन कमीशन था उसके पास कोई ऐसा मॉडल अवेलेबल नहीं था जिससे कि वो वोटर को सिक्योरिटी प्रदान कर सके या वोटर के वोट को सिक्योर कर सके वोटर की नज़र में कि हमने जिस प्रत्याशी को या जिस पार्टी को वोट देना चाहा है क्या वह वोट उसी के पास पहुंचा है, उसके पास उसके फिजिकल कोई भी चांसेस नहीं थे देखने की कि या हमने जिसको वोट किया है उसी को वोट पहुंचा है या नहीं। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ईवीएम को लेके कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं इसी चीज़ को लेके, और इन्हीं शंकाओं को दूर करने के इरादे से दोस्तों चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था को लेकर आया जिसे वोट फेरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है, यानी कि वीवीपैट कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है। यह ईवीएम से ही जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिससे वोटर यह देख सकता है कि क्या उसका वोट उसी के उम्मीदवार को पड़ा है, सही पड़ा है या गलत पड़ा है। ईवीएम की वैलेट यूनिट पर जब नीला बटन दबाते हैं तो बगल में रखी हुई वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम और उसका चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड तक दोस्तों उस वीवीपैट मशीन में उस पर्ची को आप ट्रांसपेरेंट हिसाब से देख सकते हैं एक शीशे के हिसाब से, और बाद में वह उस सीलबंद बक्से में गिर जाती है। उसके बाद आप उसको देख नहीं सकते। ये सारी बात होगी ईवीएम से जुड़े तमाम पार्ट्स वीवीपैट मशीन के बारे में कि जिससे आप अपने वोट को देख सकते हैं कि वोट मेरे सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। अब इसमें दोस्तों जो मामला सामने आता है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं। दोस्तों कई पार्टियों का आरोप है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें बाकायदा एक चिप लगी रहती है जिससे कि हमारे वोट काउंट होते हैं। हालांकि वो चिप सिर्फ एक बार के लिए होती है, यानी कि अगर वो स्टेट इलेक्शन के लिए है या एक सेंट्रल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के लिए है तो वो सिर्फ एक बार के लिए होगी, एक बार उसमें वोट काउंट होंगे, उसके बाद उससे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन दोस्तों पार्टियों का आरोप है कि ये हैक किया जा सकता है या इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें जो दोस्तों इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा जाता है कि इसमें हैकिंग के कोई भी चांस नहीं है, इस मशीन को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अलोन मशीन है। स्ट्रॉन्ग अलोन मशीन दोस्तों एक ऐसी मशीन होती है जो सिर्फ बैटरी से चलती है। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी को लेके कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं रहते हैं। दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं तो बचपन में आपने बैटरी वाला गेम जरूर खेला होगा जिसमें एक छोटा सा फोन होता था जिसके पीछे एक बैटरी लगी रहती थी और उससे हम गेम उसमें खेलते थे। इसके अलावा उसमें कोई भी दूसरा चांस नहीं था। क्या वो गेम हैक हो सकता था या क्या वो फोन हैक हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ बैटरी होती थी, इसके अलावा उसमें कोई भी दूसरी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। उसमें गेम जो होता है वो वहीं से इंस्टॉल रहता था। उसी प्रकार से दोस्तों जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रॉन्ग अलोन मशीन है, उसके अंदर कोई भी कनेक्टिविटी यानी कि उसमें ना वाईफाई कनेक्शन है, ना उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, ना उसमें ब्लूटूथ कनेक्शन है, ना उसमें कोई फ्रीक्वेंसी से लेके कोई भी सिग्नल वाले कोई उसमें कनेक्शन अवेलेबल है जिसके माध्यम से दोस्तों उसको हैक किया जा सकता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, वो इसी कंडीशन में हैक हो सकते हैं जब उसमें कनेक्टिविटी को लेके कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो या कनेक्टिविटी को लेके कोई भी सिस्टम अवेलेबल हो, जैसे वाईफाई, नेटवर्क या ब्लूटूथ, उसी जरिए उसे क्या कहते हैं हैक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग अलोन मशीन हो जाती है जिसे हैक करना बहुत ही मुश्किल है। यही दोस्तों इलेक्शन कमीशन द्वारा कहना है कि ये जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग अलोन मशीन है, इसमें कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, तो इसे हैक कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पार्टियां हैं वो सवाल उठाते रहती हैं कि जो ईवीएम है वो पूरी तरीके से हैक हो जाता है। बार बार ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा काफी परेशानी में आकर
पार्टियों को इनवाइट किया गया, खुला इनविटेशन दिया गया कि आप आइए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, हम आपको ईवीएम की मशीन देंगे, आप उसको हैक करके दिखाइए। दोस्तों, पार्टियों को इनविटेशन देने के बावजूद कई पार्टियां इसमें शामिल ही नहीं हुई और मात्र पूरे देश की 2 पार्टियों ने इस इनविटेशन को स्वीकार किया। और उसके बावजूद जिस तारीख को ईवीएम को हैक करना था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके, उस दिन कोई भी पार्टी वहां पे नहीं पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी पार्टी वहां पे जाती और ईवीएम अगर उनसे हैक नहीं हो पाता तो पूरे देश भर में उनकी बेइज्जती होती और जितने भी वोटर हैं वो समझ जाते कि ईवीएम में हैकिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये पार्टियां हमको बेवकूफ बना रही हैं। तो जो जिस दिन इलेक्शन कमीशन द्वारा वोट डेट निर्धारित की गई कि आप इस दिन आके हमारी मशीन को हैक करके दिखाइए, तो हम आपको बताएंगे कि हैकिंग किस तरीके से हो सकती है, तो उस दिन कोई भी पार्टी वहां पे पहुंची ही नहीं। क्योंकि उन पार्टियों को पता था कि हैकिंग जैसी कोई चीज इस मशीन में है ही नहीं। दोस्तों, अब जो पार्टियों और जो प्रत्याशियों द्वारा दूसरा जो आरोप लगाया जाता है ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन पर, कि जो ईवीएम मशीन है ये आउटसोर्स, जो इसके पार्ट्स होते हैं जब ये पूरा असेंबल होता है तो इसमें कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आउटसोर्स किया जाता है, या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट कंपनियों में की जाती है। और वहाँ जो प्राइवेट कंपनी में जो जिस कंपनी में शेयर हैं उसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट के लोग हैं वो शामिल रहते हैं, जिससे कि इस मशीन को मैनिपुलेट किया जाता है या इस मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है वोटिंग से पहले। लेकिन दोस्तों, ईवीएम मशीन को लेके जो इलेक्शन कमीशन है उसका साफ रुख है कि जो ईवीएम मशीन है इसको भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं जो इसके लिए अधिकृत हैं उनके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL, और जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है। और जो दूसरी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ECIL है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है। तो जब ईवीएम बन के आ जाता है या पूरी तरीके से ईवीएम असेंबल हो जाता है, उसके बाद जब किसी भी क्षेत्र में वोटिंग होनी होती है, कहीं स्टेट लेवल के इलेक्शन होने होते हैं या सेंट्रल इलेक्शन होने होते हैं, तो उससे पहले जब मशीन आ जाती है इलेक्शन कमीशन के पास स्ट्रांग रूम में, तो उससे पहले दोस्तों उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है। हर एक पार्टी के देश में जितनी भी पार्टियां होती हैं उन तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और उनके सामने दोस्तों एक डमी रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि मशीन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको चेक कराने के लिए कि क्या वोट सही में उसी पार्टी को पड़ रहे हैं जिसको पढ़ने चाहिए। उनके सामने चेक किया जाता है बाकायदा जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने कि मशीन सही काम कर रही है नहीं, जिसको वोट देना चाह रहे हैं उसी को वोट पड़ती है नहीं। दोस्तों, जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से ठीक होता है उसी के बाद उस मशीनों को अप्रूव किया जाता है, उन मशीनों को आगे वोटिंग के लिए ले जाया जाता है। उसके बावजूद दोस्तों जब इलेक्शन स्टार्ट होने होते हैं तो उस समय भी कोई ऐसे चांसेस नहीं रहते कि इन मशीनों को मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी पार्टी विशेष द्वारा, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। वहां पे कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना रिटर्निंग ऑफिसर की मंजूरी के। तो दोस्तों वहां पे भी जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मौजूद रहते हैं जहां पे इन मशीनों को रखा जाता है, और इन मशीनों को वोटिंग से पहले बाकायदा उन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है कि ये मशीनें सही काम कर रही है नहीं, यह वोट उसी को मिल रहा है जिसको देना चाह रहे हैं या नहीं। इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद इस मशीन को आगे वोट के लिए ले जाया जाता है, और जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है और जब वोटिंग मशीन बूथ से लेके जब वापस आती है स्ट्रांग रूम में, तो जब वोटिंग मशीन को सील किया जाता है, सरकारी सील लिफाफे में पैक किया जाता है या उसे एक बक्से में बंद किया जाता है, तो उस समय भी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तमाम पार्टियों के वो वहां पे मौजूद रहते हैं। उनके सामने उस ईवीएम मशीन को सील बंद लिफाफे में उस बॉक्स के अंदर डाला जाता है, और जब उस ईवीएम मशीन से वोट काउंट करने होते हैं या जब उस ईवीएम मशीन की सील को ओपन करना होता है, तो उस समय भी उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद रहते हैं। उन्हीं की हाजिरी में वो सारे प्रोसेस को किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें कहीं भी कोई चांसेस नहीं रहते ईवीएम हैक होने के या ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट करने के किसी पार्टी विशेष द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी पार्टियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं जो कि पूरी तरीके से निराधार हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ईवीएम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग अलोन मशीन है, इसमें हैकिंग करना
इम्पॉसिबल है, कोई भी चांसेस नहीं है कि इसमें हैकिंग हो सके। 0% है, 0% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हैकिंग हो सके, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही नहीं है जिसके माध्यम से इसमें हैकिंग की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों पार्टियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई जाती है कि ईवीएम से जो है चुनाव को रोक दीजिए, दोबारा से बैलेट पेपर में आके चुनाव कराइए। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पार्टियों को फटकार लगाई जाती है कि आप उसी पुराने दौर में जाना चाहते हैं जिस दौर से भारत निकल के आया है, और आज पूरी तरीके से आसान तरीके से एक काफी आसान भाषा मिल चुकी है हमारे देश में वोटिंग को। तो आप क्यों उस पुराने दौर में जाना चाहते हैं जहां बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती थी, जहां मतदाता भी इनसिक्योर फील करता था वोट देने जाने के लिए, और जहां कोई भी चांसेस नहीं रह सकते कि इलेक्शन पूरी तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। लेकिन दोस्तों पार्टियों का यह आरोप है अब कि जो वीवीपैट मशीन होती है, यानी कि जिसमें आप ये देख सकते हैं, जिसमें पर्ची सामने आती है ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया है क्या उसी पार्टी और उसी चुनाव चिन्ह को वोट गया है नहीं, तो उनमें जो वीवीपैट में जो पर्ची होती है उनको भी काउंट की जाए जो ईवीएम की काउंटिंग होती है उसके साथ। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में फैसला सुनाया, उस फैसले के अनुसार इस तरीके से हम पुराने तरीके में ही चले जाएंगे, जहां बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उसी तरीके में हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें मानवीय भूल की बहुत ज़्यादा आशंका है, बहुत चांसेस हैं कि इसमें भूल हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फिजिकली काउंट करते हैं, 97 करोड़ हमारे देश में टोटल वोटर हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, उसमें से करीब 70 से 75 करोड़ लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कैसे 70 से 75 करोड़ वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको काउंट कर सकते हैं? अगर आप उन्हें काउंट करने जाएंगे तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं कि उसमें मानवीय भूल ना हो, या उसमें कोई ऐसे भूल ना हो कि जिससे हम कोई मिस कर दें कोई पर्ची काउंट करने में, क्योंकि वो एक इंसानी काउंट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अर्जी को पूरी तरीके से खारिज कर दी गई और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिए गए कि वीवीपैट को गिनने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों इलेक्शन कमीशन रैंडम तरीके से वीवीपैट काउंट करता है, यानी कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 8 से 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो उनमें से दोस्तों 1 या 2 की वीवीपैट मशीन को काउंट किया जा सकता है मिलाने के लिए, और ये देखने के लिए कि क्या वोटिंग सही तरीके से हुई है या दोनों वीवीपैट और ईवीएम आपस में मैच कर रही है या नहीं, वो भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही। तो एक वोटर के नजरिए से आपको ये जानना जरूरी है कि ईवीएम में कोई भी प्रकार की हैकिंग असंभव है। इसे किसी भी प्रकार से दोस्तों टैंपरिंग नहीं किया जा सकता, या इसे किसी प्रकार से कैप्चर नहीं किया जा सकता, इसे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये आप सभी वोटर को जानना जरूरी है कि आपका वोट उसी प्रत्याशी को पहुंच रहा है जिसे आप देना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से साफ कर चुका है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके उस प्रक्रिया को करके दिखा सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आखिर ये कैसे हैक हो सकता है।